जबलपुर जेल में जब मैं था तो सी क्लास के अपने राजनीतिक कैदियों को विशेष सुविधाएं दिलाने के लिए मैंने इंस्पेक्टर जनरल को नोटिस दिया जेल के, और उसके बाद अपनी हंगर स्ट्राइक शुरू की। 21 दिन तक मेरी हंगर स्ट्राइक चली। मुझको बी क्लास के वार्ड से ला करके उन्होंने सॉलिटरी सेल में बंद कर दिया। वैसे तो वहाँ के सुपरिटेंडेंट कर्नल लताफ़त हुसैन मुझे बहुत स्नेह करते थे, मुझसे इलाहाबाद के ही थे। उनके पिता यहाँ बैरिस्टर थे। जब उनको मालूम हुआ मैं इलाहाबाद में हूँ तो विशेष स्नेह उनका मेरे ऊपर था। लेकिन मेरी उनसे लड़ाई नहीं थी, लड़ाई तो थी कर्नल जटार से। जब मेरे उपवास के 7-8 दिन हुए तो मेरी माँ मुझसे मिलने आई जेल में। उनको यह ख्याल था कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं है और मालूम नहीं किस वक्त वो चल दें, तो आखिरी बार वो मुझसे मिलना चाहती थी। सुपरिटेंडेंट ने उनसे कहा कि इंस्पेक्टर जनरल ने अपने हुक्म से मना कर दिया है उनकी मुलाकात और पत्र व्यवहार, लेकिन एक काम मैं कर सकता हूँ कि अगर आप उनका उपवास तोड़वा दें का वादा करें तो मैं आपको मिलने की अपनी तरफ से इजाज़त दे सकता हूँ। मगर माँ ने कहा कि नहीं, अगर उसने उपवास किया है, 7-8 दिन से भूखा है, उसने कुछ मांगे हैं, तो मैं उसमें दखल नहीं देना चाहता। तो बिना मुझसे मिले हुए वो लौट गए। और कुछ ऐसा हुआ कि उनकी तबीयत फिर जाकर और ख़राब हो गई। उनके प्राण बिल्कुल मेरे लिए छटपटाने लगे। मैं जब पिछले बार वहाँ गया था अपने गांव, तो वहाँ मैं अपना एक तकिया भूल आया था, तो वो उन्होंने मंगाया और उसको मंगा के अपनी छाती से लगाया, और उसी को उन्होंने मेरा स्नेह समझ करके थोड़ी देर वो लेटी रहीं, फिर उनके प्राण पखेरु उड़ गए। मैं अपने सॉलिटरी सेल में था। 24 घंटे मेरे सामने एक वार्डर खड़ा रहता था। मालूम नहीं क्या हुआ कि मैं करीब लगभग 3:30 बजे सवेरे मैंने देखा कि मेरी माँ दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है सेल के। मैंने कहा, माँ आप? कहते कि हाँ। मैंने कहा, किसी ने रोका नहीं आपको? यहाँ तो कोई आने नहीं देता। कह रही, मुझे किसी ने नहीं रोका। मैंने कहा, आपकी शक्ल अजीब सी है, बिल्कुल कैसे कैसे रूखा रूखा सा चेहरा आपका दिखाई दे रहा है, बिल्कुल राख की तरह। आप ठीक तो है ना? कहना, हाँ आप ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुमसे मिलने की इच्छा हुई इसलिए चली आई। तो मैंने कहा, आइए भीतर आइए। कहने कि ताला बंद है यहाँ पर। मैंने बुलाया वार्डर को। वार्डर आया। वो, क्या बात है पंडित जी? नींद मेरी जैसी खुल गई। मैंने कहा, अच्छा नहीं, कुछ नहीं, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, बिल्कुल ठीक है। दूसरे दिन करीब 11 बजे मुझको वो धूप में बैठा देते थे थोड़ी देर के लिए। जाड़े के दिन थे, धूप में मैं बैठा हुआ था। जेल आए कर्नल लताफ़त हुसैन खां। कहने, पांडे जी मुझको बड़ा अफसोस है। मैं समझा ये कुछ इसकी बात कर रहे हैं मेरे उपवास की। मैंने कहा, आपको अफसोस की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी लड़ाई तो इंस्पेक्टर जनरल से। कि नहीं, वो बात मैं नहीं कह रहा था। मैंने कहा, फिर? तो उन्होंने एक टेलीग्राम मेरे सामने रखा। कहते, आपके घर से आया है ये, इसमें लिखा हुआ है कि लगभग 3:30 बजे आज सवेरे आपकी माँ का निधन हो गया। तो मुझको ऐसा लगा कि मेरी माँ के मन में जो मुझसे मिलने की तीव्र उत्कंठा थी, तो वो उनकी आत्मा ने मेरे सामने साकार कर दिया। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझको तो पता चल गया था कि वो अब नहीं है। मैं ही उनका अकेला पुत्र था। बहुत अफसोस भी मुझको हुआ कि मैं उनकी सेवा नहीं कर सका आखिर में, लेकिन उनको भी संतोष था कि मेरे काम में वो दखल नहीं देंगी। बरेली जेल में मुझको 15 दिन का उपवास करना पड़ा। वहाँ जो लोगों के ऊपर जो अत्याचार होते थे उनके विरुद्ध मैंने उपवास शुरू किया, और मेरे साथ और 10 आदमी शरीक हो गए। हम लोगों को बैरक से हटा करके दूसरे बैरक में, जिसका दीवार मिली हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लोगों की बैरक के साथ। जब हमने उपवास शुरू किया तो उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा चलाया कि जेल का कानून हम तोड़ रहे हैं, जेल के दरवाजे तोड़ रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए झूठा मुकदमा चला दिया उन्होंने। मुकदमा चला, पहली पेशी उसकी हुई, दूसरी हमने कहा कि नहीं, हम ये जितनी बातें इनकी हैं बिल्कुल गलत हैं, हम इनकार करते हैं ये जो कुछ उन्होंने कहा। इसी बीच ऐसा हुआ कि बेहद शोरगुल और हंगामा हुआ विधान परिषद में लखनऊ की, और फैजाबाद का जो स्पेशल जेल था वहाँ भी, कि यहाँ के अत्याचारों को लेकर के, क्योंकि यहाँ से जो लोग बी क्लास में होकर उसके बाद वहाँ पहुँचे, उन्होंने सारी बातें सुनाई, तो बड़ा अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने वहाँ भी हंगामा शुरू किया। तो गवर्नमेंट ने फिर वहाँ के होम मेंबर जो थे नवाब अहमद सईद खां छतारी, उनको भेजा बरेली जेल। बरेली जेल में वो पहले मिलने गए गोविंद बल्लभ पंत जी से और जवाहरलाल जी से। उन्होंने उनको कहा कि पहले हमारे बगल में जो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं जो राजनीतिक कैदी, उनसे जाके आप मिले। फिर वो हमारे पास आए।
हमारे पास आकर के उन्होंने हमारी सारी बातें सुनी। बातें सुनने के बाद उन्होंने वहीं अंग्रेज़ सुपरिटेंडेंट को आदेश दिया कि ये अत्याचार इन पे जो हो रहे हैं ये बंद होने चाहिए, वरना हम आपको भी यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ के सारे स्टाफ को ट्रांसफ़र करेंगे और आपके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो नतीजा उसका ये हुआ कि फिर उन्होंने उनके हुक्म से वहाँ के अत्याचार भी बंद हुए और हम लोगों का उपवास भी समाप्त हुआ। 15 दिन के बाद उपवास समाप्त हुआ। बरेली जेल छूटने से पहले हमने जो जेल के डॉक्टर थे, मुसलमान डॉक्टर, यंग मैन, वो हमसे मिलने आते थे और देखते थे सेहत कैसी है। उनको बड़ी सहानुभूति थी हम लोगों से। तो हमने उनसे कहा कि अब हम तो छूटने वाले हैं, हम लोग पंडित जी से आप कहिए कि हम लोग जा रहे हैं। तो पंडित जी के वहाँ भी जाते थे वो। हमने उनको ये भी कहा था कि कलकत्ते में अब कांग्रेस होने जा रही है, उसमें भी हम शरीक होना चाहते हैं। वहाँ पंडित जी ने अपनी राय जाहिर की। ये तो उन्होंने नहीं कहा कि हमें क्या करना चाहिए, वहाँ कलकत्ते जाके क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जो कुछ दिल्ली में जो कुछ जिस तरह से कांग्रेस हुई उसका मुझे सख्त अफसोस है। वैसे तो कांग्रेस का अधिवेशन न हो तो ज़्यादा अच्छा है। दिल्ली में उन्होंने क्या किया कि एक बारात बनाई, बारात बना करके दूल्हा बुल्हा निकाला, वहाँ जाकर चांदनी चौक में जाकर के वो उतर करके उन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन कर लिया। गिरफ्तार हो गए कुछ लोग। कहने वो मैं नहीं चाहता, ऐलान करो कहाँ कांग्रेस करनी है और कहाँ बैठक होगी, ये सब ऐलान करके करना चाहिए, पोस्टर लगा के करना चाहिए। ये सब दूल्हा उल्हा बन के बारात निकाल के कोई कांग्रेस आपने कर ली, ये कोई कांग्रेस नहीं हुई। ये बात उन्होंने कही। कलकत्ते में क्या होगा ये नहीं कहा उन्होंने। उससे हमने समझ लिया कि वो चाहते ये हैं कि जो वहाँ का हो कांग्रेस वो इस तरह से हो जिससे कि मालूम हो कि हाँ एक उसमें लोग गिरफ्तार होते हैं तो हो, लाठी चलती है तो चले, एक बहादुरी के साथ मुकाबला करके कांग्रेस करनी चाहिए। हम गए वहाँ से इलाहाबाद गए। इलाहाबाद में स्वरूप रानी नेहरू से मिले, उनको प्रणाम किया। तो मैंने कहा माता जी हमने सुना है कि आप भी कलकत्ता कांग्रेस में जाने को इच्छुक हैं। कहने लगे हाँ मैंने तय कर लिया मैं जाऊँगी। मैंने कहा आप तो वृद्धावस्था है आपकी, कमज़ोर है आप। कहने लगे मालवीय जी भी तो वृद्ध हैं, वो भी तो जा रहे हैं वहाँ पर, अगर मालवीय जी जा सकते हैं तो मैं भी जा सकती हूँ। और मैंने कहा कि आपको चोट लगी, वहाँ भी लाठीचार्ज वगैरह हो सकता है। कहने लगे लाठीचार्ज अगर हो सकता है और मैं उस लाठीचार्ज में मर भी गई तो मेरे बेटे को संतोष तो होगा कि उसकी माँ उससे ज़्यादा बहादुर निकली। तो इस तरह से वो बिल्कुल तैयार थी जाने के लिए। हम लोगों ने तय किया कि पहले से जाके वहाँ प्रबंध उत्तर प्रदेश के लोगों को जाके यूपी कांग्रेस के, तो मैं अपने साथ एक 8-10 आदमियों को, अच्छे कार्यकर्ता थे, जगन प्रसाद रावत आगरे के, मुजफ्फर हसन साहब वहीं इलाहाबाद के थे, मैं था और कई लोग थे। हम लोग वहाँ पहले से पहुँच गए। हमको पहले बताया गया कि वहाँ अगर आप जाइएगा तो सियालदेह एक्सप्रेस से अगर जाएँ तो दोनों जगह के, हावड़ा में भी और सियालदेह में भी आपको कुछ लोग मिलेंगे जिनके गले में हरा रुमाल बंधा होगा, उनसे आप पूछ लीजिएगा, वो आपको पहुंचा देंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। हमने सोचा कि इसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। मुजफ्फर साहब और साथियों से कहा आप लोग अलग रहिए, मैं जाता हूँ ज़रा। मैं उन एक साहब को मिले जिनके गले में हरा रुमाल बंधा हुआ था। मैंने उनसे कहा कहो कोई शिकार मिला? तो कहने लगे अभी तक तो कोई नहीं मिला। पता चल गया कि CID को मालूम हो गया। तो मैंने कहा अच्छी बात, अपनी ड्यूटी करते रहो भाई। कि मुजफ्फर साहब से कहा, मैंने कहा वो तो CID के लोग हैं हरा रुमाल बांधे हुए, हम लोग जाते तो हमको सब यहीं दबोच लेते, कांग्रेस तो अलग रह जाती। वहाँ से हमने कहा अच्छा चलो ऐसी जगह चलें जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ रहती है। कालीघाट गए। कालीघाट में बहुत से धर्मशालाएँ हैं, वहाँ जाकर के हम लोग रात को रहे, वहीं भोजन वोजन भी किया। आसपास के छोटे मोटे होटल थे वहाँ। रास्ते भर पोस्टर चिपके हुए थे बंगाल सरकार के कि कांग्रेस का अधिवेशन जो हो रहा है वो अवैध उसको करार दिया जाता है। जो टैक्सी वाला, रिक्शा वाला कांग्रेस के डेलीगेट को ले जाएगा उसको 6 महीने की सज़ा होगी। जो होटल वाला इनको खाना खिलाएगा उसको 6 महीने की सज़ा होगी। इस तरह तमाम उन्होंने पोस्टर लगा के रखे थे। कोई ठहराएगा उसको भी सज़ा होगी। तो इस तरह से चारों तरफ पोस्टर लगे हुए थे। वहाँ हम रहे, वहाँ हम यात्री की तरह रहे। वहाँ के लोग ये समझेंगे हाँ भाई ये भी यात्री हैं, ये काली जी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। वहाँ उसके बाद फिर हम अपने जो मित्र थे कलकत्ते के उनके पास गए कि उनसे पूछें कि कैसे डेलीगेट्स के ठहरने का क्या प्रबंध है। वहाँ गए तो मालूम हुआ कि पुलिस ने उनके घर को घेर रखा है। बस उल्टे लौट आए, क्या करें क्या नहीं करें। तो फिर हम सीताराम जी सेखसरिया के पास गए तो उन्होंने कुछ घरों का हमें किराए पर वो घर ले दिए। ये आपको 5-6 घर हैं इन किराए पर खाली पड़े हुए हैं। उस ज़माने खाली बहुत घर रहते थे। लोग आते गए, उनको वहाँ ठहराते गए, जो लोग भी आए। अब जो डेलीगेट ऐसे थे कि उनको मना कर दिया था देखो जब तक तारीख ना हो आप घर से बाहर ना निकलना, इस घर से भीतर, वहीं खाने का प्रबंध है आपके, आप बाहर घूमना मत। मगर वो काहे को रुकें,
वो बाहर भी चक्कर लगा रहे थे, कलकत्ते शायद पहली दफ़े आए थे, चाहे घूमने लगे वो। पड़ोस के लोगों ने समझा, इतने बहुत लोग इस मकान में हैं, उन्होंने उनको समझाया, अरे तुम कहाँ फंस गए हो, लोग गिरमिटिया हैं, तुमको मॉरिशस भेज देंगे और फिजी भेज देंगे, तुम कहाँ फंस गए हो यहाँ पर आकर के। तो नतीजा उसका ये हुआ कि 5-6 घरों में से उन्होंने 4 घर पुलिस ने धावे मार के सबको पकड़ के दमदम जेल भेज दिया। जो कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे मालवीय जी, उनको आसनसोल में पकड़ लिया। जो कांग्रेस के डिक्टेटर थे माधवराव अणे, उनको भी वहाँ रोक लिया। केशवदेव मालवीय को भी वहीं रोक लिया। स्वरूप रानी नेहरू को भी वहीं रोक के वहीं उन्होंने जेल में, आसनसोल की जेल में रख दिया। अब हम लोगों के ऊपर भार आ गया। प्रश्न आया क्या कैसे क्या हो। हम लोगों ने आपस में तय करके, एक दिन पहले हम लोग मिले रात को, दूसरे दिन अधिवेशन था, ये तय किया गया कि हम लोग चौरंगी में अधिवेशन करेंगे, पहला अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन चित्तरंजन मार्ग और विवेकानंद मार्ग के चौराहे पर करेंगे। और इसके नोटिस भी निकाल दिए, पोस्टर भी छपवा के निकाल दिए, समय भी दे दिया। अब लेकिन चौरंगी और वहाँ का एस्प्लेनेड का मैदान तो बड़ा लंबा चौड़ा है, और वहाँ जो मीटिंगें होती हैं वो मॉन्यूमेंट के पास होती थी। तो वो लोग पुलिस वाले समझे, तो वो कोई 500-700 पुलिस वाले और घुड़सवार उस आफ्टर लोनी के मैदान को घेरे हुए खड़े हो गए। हम लोगों ने ये तय किया था कि जहाँ ट्राम का जंक्शन है और जहाँ एक कैनोपी है, यहाँ हम करेंगे। वो कैनोपी इतनी नीची थी कि घोड़े और घुड़सवार समेत नहीं घुस सकते थे उसके भीतर। हमने घुड़सवार नहीं घुस सकेंगे इसके भीतर। दूसरी बात हम लोगों ने ये तय की कि जितने हमारे डेलीगेट, वहाँ 250 डेलीगेट्स का वहाँ आना हमने तय किया, ये आएंगे। और आ करके उस दिन शनिवार का दिन था, तो शनिवार के दिन ये लोग म्यूजियम में चले जाएंगे, घुस जाएंगे सब म्यूजियम देखने के लिए। और 2:30 बजे कलकत्ते में दोपहर को शनिवार के दिन छुट्टी होती है सब ऑफिसेज में, तो वो सारी भीड़, हजारों की भीड़ निकलेगी, उसमें ये लोग शामिल होकर के आ जाएंगे और आकर के ये फिर कैनोपी के पास भीतर बैठ जाएंगे। तो वो हमारी स्कीम थी, योजना, वो सफलीभूत हो गई। ये सब लोग आकर के बैठ गए। अब बैठ गए और उसके बाद नारे हम लोगों ने लगाने शुरू किए। अब जितने दर्शक लोग थे, जिनकी संख्या कोई 25-30 हजार वहाँ ऑफिस पे काम करने वाले, वो सब चारों तरफ आके खड़े हो गए और वो भी देखने लगे। तो हमने विनोदानंद झा, जो बाद में बिहार के चीफ मिनिस्टर हुए, उनसे हमने सलाह की। तो उन्होंने कहा कि हम लोग अपने ऊपर जिम्मेवारी ले लें, क्योंकि अगर कुछ नहीं किया तो फिर फायदा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि तुम प्रस्ताव पढ़ो। मैं खड़े होकर बेंच पे मैंने प्रस्ताव पढ़ने शुरू किए। कुछ लोगों की निधन पर शोक प्रस्ताव पास किया, कुछ और प्रस्ताव पास किए। विनोदानंद झा ने उसका समर्थन किया, लोग कुछ उस पर स्पीचेस भी होने लगी। तब उनको पता चला कि हम कहाँ बेवकूफ़ की तरह यहाँ खड़े हुए हैं, वो तो वहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा। तब दौड़े दौड़े सब पुलिस वाले वहाँ से आए। अब लेकिन घोड़े कैसे घुसे उसके भीतर? घोड़े नहीं घुस सके। वो लोग भीतर आए, भीतर आके उन्होंने बेतहाशा लाठी मारनी शुरू करी, बुरी तरह लाठी। मैं बेंच पे खड़ा हुआ बोल रहा था, तो मुझको उन्होंने धक्का दे के नीचे गिरा दिया। और नीचे गिराने के बाद एक बूट के साथ मेरे ऊपर, वो कमर के ऊपर वो खूब कूदे। तो चोट भी लगी मुझको बहुत, और पसली भी टूट गई मेरी। तो फिर वो उन्होंने हम लोगों को उठा के, जैसे बोरे भरे जाते हैं ऐसा ट्रक में, उस तरह से उन्होंने हमको एक ट्रकों में भरा। और ट्रकों में भर करके फिर वो वहाँ से हमको ले आए लाल बाजार के थाने में। वहाँ इतनी जगह नहीं थी उसमें कि इतने 250 आदमी वहाँ आ सकें। अब वहाँ रात को भी वहीं रहना पड़ा, न खाना न पानी और न कोई प्रसाधन के सामान। पड़े रहे, कोई पैर किधर फैलाए तो दूसरा आदमी है, इधर हाथ फैलाए तो दूसरा आदमी है, बिल्कुल भिजे हुए। इस तरह से हम लोग वहाँ रहे, रात भर रहे। दूसरे दिन क्या हुआ कि दूसरे दिन में हमारा अधिवेशन, उन लोगों को कह दिया गया था कि तुम सिनेमा हॉल में चले जाना मेटिनी शो में, और जब उस मेटिनी शो छूटे तो तुम आकर के पार्क में वही वहाँ खड़े होकर बाकी प्रस्ताव पास करना है। और डॉक्टर सुखदेव, जो श्रद्धानंद जी के दामाद लगते थे, उनको अध्यक्ष वहाँ का बनाया गया था। तो वो वहाँ उन्होंने कार्रवाई की। फिर वहाँ से पकड़े हुए आए, आकर के फिर हम लोग सब इकट्ठा हो गए। हमने कहा कि बहुत दर्द हो रहा है छाती में हमारे। तो उन्होंने, डॉक्टर थे वो, तो उन्होंने एग्जामिन किया, कहने लगे कि बरखुरदार तुम्हारी तो पसली टूटी हुई है। तो अब किसी का सर टूटा हुआ, किसी की पसली टूटी हुई, किसी का हाथ टूटा हुआ है। अजीब समा वहाँ पर था। तो इस तरह से हमको वहाँ उन्होंने 3-4 दिन वहाँ रखा। फिर उन्होंने इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने पर मालूम हुआ कि सारी रसीदें मकान के किराए की वो मेरे नाम है। तो उन्होंने कहा तुम असली बदमाश हो। तो फिर मुझको वहाँ से फिर वो अलीपुर सेंट्रल जेल ले गए। अलीपुर सेंट्रल जेल ले गए, वहाँ रखा उन्होंने। और कुछ इलाज विलाज भी थोड़ा बहुत किया उन्होंने, और वहाँ रख करके फिर, लेकिन जब ये हुआ, मालवीय जी के साथ बात हुई उनकी और मालवीय जी का बयान निकला,
तो उस पर वो थोड़ा सा उन्होंने फिर विचार किया और हम सब लोगों को फिर उन्होंने वहाँ से रिहा कर दिया। फिर वहाँ बाहर जो हम लोग निकले तो गांधी जी ने हरिजनों के काम के लिए उपवास शुरू किया था, तो हम वहीं प्रचार करते रहे, कलकत्ते में ही प्रचार करते रहे। फिर अपने वापस इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद आकर के हम लोगों ने मंदिरों में प्रवेश करने के लिए, मंदिरों में प्रवेश करने का काम, अब उसमें बहुत लोग खिलाफ थे। जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे वो सब बहुत खिलाफ थे कि ये क्या गांधी जी ने शुरू कर दिया हरिजनों को मंदिर में प्रवेश करने का काम। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने सारे बहुत से मंदिर खोल दिए, कुएं खोल दिए, लोगों उनका पानी पीने लगे। अस्पृश्यता के खिलाफ एक काम भी लोगों ने किया, एक उत्साह भी लोगों में था। जो कुछ लोग तो खिलाफ भी थे, गांव में भी कुछ लोग खिलाफ थे, क्योंकि हमसे कहा गया कि तुम गांव में जाओ और वहाँ घूमो और सब देखो लोगों को। वहाँ भी हम लोग गए इस तरह से। उसके बाद फिर जवाहरलाल जी भी छूट करके आ गए। जवाहरलाल जी छूट करके आए तो उन्होंने हम लोगों से कहा कि देखो बड़े अत्याचार हुए हैं यहाँ इलाहाबाद में, फौज को लेकर के चारों तरफ गांव में घुमाया गया, फूलपुर में, हंडिया में, करछना में, यहाँ घुमाया गया। लोगों को उन्होंने धमकी दी कि तुमको तोप के गोले से उड़ा दिया जाएगा और तुम लोग अगर लगान नहीं दोगे तो, और बहुत अत्याचार उन्होंने किया। लेकिन जो अंग्रेजी फौज के पीछे जो जाट रेजिमेंट चलती थी तो सब किसान घर से आए थे, तो जाट रेजिमेंट के सिपाही जवानों ने उनसे कहा तुम इनकी गीदड़ धपकी में बताना, कोई तुम पे तोप से नहीं उड़ाएगा, तुम अपना डटे रहो अपनी लड़ाई में। तो उनको तसल्ली भी देते थे वो लोग। तो इस तरह से वहाँ एक व्यापक किसानों का आंदोलन चल रहा था। तो हमसे जब हम लोग बाहर आए तो जवाहरलाल जी से मिले तो जवाहरलाल जी ने कहा कि देखो तुमको जाना चाहिए गांव में, और गांव में जाके उनको हमदर्दी दिखानी चाहिए। कितने लोगों की कुर्की हो गई है, गहने बिक गए, बर्तन बिक गए, लोगों के बैल बिक गए, बेदखल हो गए वो लोग अपनी ज़मीन से, उनको तसल्ली दो जाके उनको। तो अब ये हुआ कि कौन जाएगा वहाँ। तो एक तो मैंने ऑफ़र किया, मैंने कहा कि हम जाने को तैयार हैं वहाँ। एक फिरोज़ गांधी ने कहा, एक लाल बहादुर शास्त्री ने कहा। तो लाल बहादुर शास्त्री से कहा गया कि तुम हंडिया तहसील का चक्कर लगाओ, मुझसे कहा गया फूलपुर तहसील का चक्कर लगाओ, और फिरोज़ से कहा गया कि तुम करछना तहसील का चक्कर लगाओ। लेकिन जवाहरलाल जी ने कहा जाओ स्टेशन पर जहाँ उतरना है वहाँ उतर जाओ, टिकट लेके जाओ, लेकिन एक पैसा उसके बाद तुम्हारी जेब में नहीं रहना चाहिए। कोई खिला दे तो खाओ, नहीं खिलाए भूखे रहो। कोई अपने घर में ठहरा ले तो ठहरो, नहीं ठहराए तो पेड़ के नीचे सो रहो रात को, और अपनी बात कहते जाओ, उनके साथ की बात पूछते जाओ, क्या कष्ट हुआ, क्या तकलीफें उनको हुई। तो हम लोग गए, 15 दिन हमको वहाँ रहना था, एक पैसा साथ में नहीं लिया। तो ऐसा करते थे कि सिंचाई चल रही थी उस वक्त रबी की, तो जाते थे खेत में, लोगों से खलिहान में मिलते थे, कुएं के पास जाके मिलते थे, बात करते थे लोगों से। फिर एक बड़ा गांव जो आता था वहाँ शाम को रहने का प्रोग्राम रहता था, वहाँ पे बड़ी मीटिंग हम लोग करते थे। बड़ी मीटिंग क्योंकि ये था कि मालूम नहीं कितने दिन वो चलाएं, कितने दिन नहीं चलाएं, और हम लोग पकड़ जाएं, इसके लिए भी तैयार होके गए थे। तो बस वहाँ हम शाम को मीटिंग करते थे, उनको सब समझाते थे, कहते नहीं थे किसी से। तब उसके बाद कई लोग उठ के आते थे, आप कहाँ ठहरोगे, हमारे यहाँ ठहरो, हमारे यहाँ ठहरो। तो वो फिर किसी के यहाँ हम ठहर जाते थे। हालांकि जवाहरलाल जी कहते थे उसके यहाँ ठहरो जिसको सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई हो, उसी के यहाँ ठहरो तुम। लेकिन सबने तकलीफ उठाई थी, तो ये पूछना किसने ज़्यादा तकलीफ उठाई, किसने कम तकलीफ उठाई, ये तो हम नहीं करते थे। लेकिन जो ठहरा लेता था उसके यहाँ ठहरते थे। तो अब हम लोग तो कुछ लेके नहीं गए थे ज़्यादा, पुआल में सो रहते थे, और जो कुछ उन्होंने आग वाग जला देते थे उसी की गर्मी में रात बिता देते थे। रात को खाना खिला देते थे और सवेरे उठ के वो हम लोगों को दूध की लस्सी पिला देते थे या गुड़ की डली दे देते थे, उसी को खा के फिर हम आगे बढ़ते थे, दूसरे गांव में जाते थे। 15 दिन घूम करके हम लोग वहाँ से आए, लौट करके आए। 50,000 से ज़्यादा आदमी को एक एक तहसील में हम लोगों ने इस तरह से एड्रेस किया, उनसे बातें की, उनकी प्रतिक्रिया सुनी, उनकी तकलीफ़ें सुनी, क्या क्या उनको कष्ट उठाना पड़ा वो सब सुना, और उसके बाद आके जवाहरलाल जी को अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद फिर ये हुआ कि जवाहरलाल जी ने मुझसे कहा तुम जाओ गांव में घूमो और 26 जनवरी सन 34 का ऐलान करो कि मीटिंग होगी और शपथ लोग लेंगे आज़ादी का। तो मैं सब मंझनपुर और चायल और करछना इन सब इलाकों में घूम के लोगों को मैंने बताया, और उसके बाद आकर के वापस कहने के नोटिस छपवाओ और बांटो लोगों में कि यहाँ मोहम्मद अली पार्क में मीटिंग होगी। तो मेरे सुपुर्द उन्होंने कहा कि तुम तो ये प्रतिज्ञा पत्र पढ़ो और मैं बोलूँगा। तो मैंने प्रतिज्ञा पत्र पढ़ा, लोगों ने दोहराया, वो उसके बाद बोले, उनका भाषण हुआ थोड़ी देर। तो उसके बाद आगे का काम चलने लगा, गांव में जाना आना, लोगों को समझाना, मीटिंगें करना, घूमना। तो उसके बाद ही फिर एक दिन हम लोग सन 34 का 29 जनवरी थी,
उस दिन हम लोग बांध पर गए थे, माघ मेला लगा हुआ था, तो वहाँ गए। थोड़ी देर हमने देखा कि तमाम मोटरें जो खड़ी हुई थी बांध पे वो भागने लगी, अपने आप भागने लगी। तो ये क्या, मोटरें कैसे भाग रही हैं? फिर जमीन हिलने लगी बड़े जोर से और बड़ा एक हाहाकार सा मचने लगा। तो मालूम है तो भूकंप आ गया, बड़ा तेज भूकंप आ गया। उसके बाद फिर दूसरे दिन जो खबरें आनी शुरू हुई कि मुंगेर का शहर बिल्कुल बर्बाद हो गया। मुजफ्फरनगर में दिन में भूकंप आया था वो, तो वहाँ बिजनेस हेड क्वार्टर था उनका, दुकानें लगी थी, वो सब गिर पड़ी, हजारों आदमी मर गए। मुंगेर में और चंपारण में, मोतिहारी में कांड हो गया, लहरिया सराय, दरभंगा, सब जगह ये सब समाचार मिले। तब ये हुआ कि जगह जगह कमेटियाँ बन गई, रिलीफ कमेटी बन गई। इलाहाबाद में भी रिलीफ कमेटी बनी, उसके कन्वीनर उनको कमला जी को बनाया गया। वो चंदा इकट्ठा करके वहाँ भेजेंगी और कपड़े वगैरह जो भी है वो सब इकट्ठा करके दवा वगैरह वहाँ भेजेंगी। और जगह हिंदुस्तान भर में, क्योंकि सरकार ने पहल नहीं किया, तो फिर कांग्रेस ने तय किया कि भाई हमको ये काम राहत का पहुँचाने का काम हमको अपने हाथ में लेना है। राजेंद्र बाबू उसके अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने बहुत संगठन करके वहाँ पटने से और चारों तरफ, हम भी इलाहाबाद से गए अपने बहुत से साथियों को लेकर के, यहाँ वहाँ पहुँचे। पहले राजेंद्र बाबू ने कहा कि अभी काम मत शुरू करो, पहले जाके देख आओ, पहले पूरी जगह सब देख के समझ लो कि कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, तब फिर हम तुमको बताएंगे कहाँ तुमको रहना है। वहाँ से मुंगेर गए, मुंगेर से सराय गए, फिर तिहारी गए, फिर उसके बाद भरपूर आए, और सब घूमने के बाद सारा नक्शा अपने हमारे यहाँ सामने हो गया। कैसे बड़ी बड़ी इमारतें नीचे ज़मीन में धंस गईं, व्यापक नुकसान। खेतों में जो लहलहाते हुए खेत थे वहाँ उन्होंने सब रेता भर गई एकदम से। तो एक अजीब सा नक्शा हो गया वहाँ, न पानी न कोई चीज़। जवाहरलाल जी गए तो जवाहरलाल जी ने जाकर के वहाँ मुंगेर में लोगों ने उनसे कहा कि साहब ये मलबा हटाइए। तो उन्होंने कहा, लोगों से कहा लाओ फावड़ा लाओ और टोकरी लाओ। तो टोकरी लेके फावड़ा लेके उन्होंने मलबा खोद के टोकरी में भरा, अपने कंधे पे डाल के बोलो कहाँ फेंकना है। जब जवाहरलाल जी ने खुद ये कदम उठाया तब और लोगों ने कहा साहब कुएं में रेत भर गई है, इसको रेत साफ किया जाए। कौन साफ करेगा? कोई सरकार साफ करेगी या कौन करेगा? भाई हम ही लोग साफ करेंगे, अब तुम नहीं करते तो हम करेंगे। तब लोगों के भीतर वो आस्था पैदा हुई कि नहीं, हमको अपना काम खुद करना चाहिए, अपनी राहत खुद जुटानी चाहिए और अपनी मेहनत से अपनी तकलीफें दूर करनी चाहिए। तब फिर वो उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया लोगों को और तमाम सब लोग इस तरह का राहत कार्य होने लगा। हाँ, हम लोग, कमला जी ने मुझसे कहा तो मेरे साथ चलो चंदा एक वसूल करने के लिए। तो उसमें भी हमको तरह तरह के अनुभव हुए। हाईकोर्ट के जजों को यहाँ गए तो जो अंग्रेज जज थे उनके पास खबर भेजी कि हम लोग इसलिए काम के लिए आए हैं। झट वहाँ से वो जज साहब निकल के आए, 100 रुपये का एक चेक कमला जी को दे दिया। हिंदुस्तानी चीफ जस्टिस के यहाँ गए, शाह मोहम्मद सुलेमान, वो उन्होंने अपना रोना शुरू किया कि मेरा आजमगढ़ में मकान था, इस चपेट में वो भी थोड़ा आ गया, उसमें क्रैक हो गए हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कैसे उसकी मरम्मत करूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है वगैरह वगैरह। सुनती रही कमला जी थोड़ी देर। सुन के बाद उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, हमें आपके साथ पूरी हमदर्दी है, लेकिन अभी तो हम बिहार भूकंप के लिए कब चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, इसके बाद फिर हम आपके लिए चंदा इकट्ठा करेंगे। चलता रहा ये। तो उन्होंने 15,000 रुपया इकट्ठा करके वहाँ भेजे। तो हमको फिर बताया गया, राजन बाबू ने कहा कि तुम जाओ और दरभंगा ज़िले में तुम काम करो। वहाँ के जो जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष थे ठाकुर साहब, वो हमको अपने साथ ले गए। तो हमने वहाँ जाके देखा, दरभंगा जाते हुए नदी के पुल, लोहे के पुल बिल्कुल टेढ़े मेढ़े हो गए इस तरह की भूकंप के झटके से। कि उन्होंने कहा ये नदी कौन सी है? कहने कमला। आगे बढ़े, ये नदी कौन सी है? कमला। फिर आगे बढ़े, ये नदी कौन सी है? कमला। अरे हमने कहा कमला, इतनी कमला है? अरे हर नदी का नाम कमला है यहाँ। कहने लगे भाई, पुरुष पुरातन की वधू क्यों ना चंचला होए, तो ये तो कमला का स्वभाव है। अच्छा, फिर बरसात में क्या ये होता था कि वहां से जो सिल्ट आता था उससे धारा रुक जाती थी, तो धारा दूसरी बन जाती थी। वहां सिल्ट आया, तीसरी धारा बन गई, और बरसात में ये सब एक हो जाती थी। हमने वहाँ बरसात में जब शुरू हुई तो बरसात में देखा तो 50 मील तक पानी। वहाँ लोग, अब गांव वाले क्या करें, गांव वालों के लिए बड़ी परेशानी होती थी। वो जाके पेड़ पर बैठ करके सवेरे मल त्याग करते थे पेड़ के ऊपर से, क्योंकि वहाँ पानी में, कमर पानी में कहाँ बैठ के मल त्याग करें, ये स्थिति हो गई थी। लेकिन फिर भी गांधी जी भी गए, गांधी जी ने भी दौरा किया, उनको भी हम ले गए। मधुबनी में जब वो पहुँचे तो तब तो लाउड स्पीकर नहीं होता था, तो गांधी जी की बड़ी मीटिंग होती थी, 50,000 आदमी उसमें आते थे। तो
हमको तलब किया गया कि तुम ह्यूमन लाउड स्पीकर बनो। तो गांधी जी कुछ बोलते थे, उसको हम दोहराते थे, तो चारों तरफ जाता था। फिर हम उनके साथ कई जगह गए और गांधी जी बोलते थे, उसको हम दोहराते थे अपनी आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से। फिर वहीं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई, क्योंकि अणे साहब ने ऐलान कर दिया था कि हम आंदोलन वापस लेते हैं सब। तब AICC की मीटिंग हुई, उसमें आगे का प्रस्ताव पास हुआ। एक कमेटी बन गई, जिस कमेटी ने ये किया कि ये चुनाव लड़ेगी असेंबली और काउंसिल वगैरह का। और उसी वक्त आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, जिसमें जयप्रकाश और मीनू मसानी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, यूसुफ मेहर अली, तो मैं भी उसमें शामिल हुआ। और वहाँ उसके बाद ये लोग सब मिलने गांधी जी से गए। राधिका सिन्हा हाल में गांधी जी ठहरे हुए थे, मैं भी उनकी सेवा में था। तो इन्होंने गांधी जी से कहा कि बापू, हम चाहते ये हैं कि वर्किंग कमेटी में हमको भी स्थान मिले काफ़ी, और हमको काम करने का मौका मिले, और आप हमारी सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो जाइए। तो गांधी जी ने कहा, बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे इस निमंत्रण से, लेकिन तुमको सलाह है कि तुम इस चक्कर में मत पड़ो कांग्रेस को कैप्चर करने की। तुम जा करके गाँव में जाओ, गांव में किसानों के बीच में काम करो, मजदूरों के बीच में काम करो, उनको कैप्चर करो। जब उनको कैप्चर करोगे तो कांग्रेस तो अपने आप कैप्चर हो जाएगी। जनता की कांग्रेस है, तो उनको कैप्चर करने से कांग्रेस को तुम कैप्चर कर लोगे, और जब कांग्रेस को तुम कैप्चर कर लोगे तो गांधी तुमसे बाहर थोड़ी रहेगा। लेकिन मुझको अगर लेना है तो उस रास्ते से आओ, इस रास्ते से नहीं। तो बड़ी बुनियादी बात वो उन्होंने उनके सामने रखी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सामने। तो इस तरह से वो प्रकरण, फिर हम लोग वापस आए वहाँ। मैं तो कुछ महीने और रहा, मुजफ्फर साहब वगैरह चले गए थे पहले से ही। वहाँ कांग्रेस के चुनाव वगैरह होने लगे, उनके तार पे तार मेरे पास आए कि आप आइए। तो वहाँ कमला जी को लोगों ने खड़ा किया था अध्यक्ष पद के लिए, दूसरी तरफ से टंडन जी का नाम था। तो ये चीज़ें चल रही थी। मैं जब वहाँ पहुँचा तो ये देखा, गिलानी सी हुई, कहाँ झगड़े में हम फंस गए आकर के, हम तो वहीं रहते, थोड़ा काम करते रहते तो अच्छा था। उसके बाद गांधी जी आए, बड़ी तलखी हुई, तो इलेक्शन रुक गया। क्या किया लोगों ने कि वोटर लिस्ट में से बना लिया था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। गांधी जी बनारस में आए थे, आकर के उनसे मिले, तब उन्होंने कहा आप लोग इससे हट जाइए। तो हम लोगों ने अपने इस्तीफे दे के वहाँ से हट गए, वहाँ से चुनाव में एक ही पार्टी को जाने दिया। 1938 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, उसके बाद फिर वो 39 में भी त्रिपुरी कांग्रेस के भी अध्यक्ष चुने गए। उस कांग्रेस में फिर शामिल नहीं हुए जवाहरलाल जी और वल्लभ भाई पटेल और राजा जी और राजेंद्र बाबू वर्किंग कमेटी में नहीं शामिल हुए। गांधी जी वहाँ गए भी नहीं, वो अपने राजकोट के सत्याग्रह की वजह से वो वहाँ गुजरात में रह गए थे। लेकिन जब ये लड़ाई शुरू हो गई और चले गए सुभाष बाबू जापान की तरफ, आज़ाद हिंद फौज का उन्होंने संगठन बना लिया, तो फिर कोई प्रश्न नहीं रह गया, दुविधा खत्म हो गई। वो अपने तरीके से हिंसा के द्वारा काम करने लगे, और गांधी जी के आदेश के मुताबिक कांग्रेस ने अहिंसा के स्वरूप को लेकर के सत्याग्रह की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी। बम्बई में 8 अगस्त को मीटिंग हुई। 8 अगस्त की मीटिंग में उन्होंने क्विट इंडिया का प्रस्ताव पास किया, भारत छोड़ो। गांधी जी ने 12 बजे रात के लगभग जो उनका व्याख्यान हुआ कि भारत छोड़ो से ही हमारी समाप्ति नहीं होती। एक और स्लोगन है हमारा, डू और डाई, कि अगर या तो हम करेंगे, स्वराज लेके रहेंगे, और या फिर हम मरेंगे। मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहता, मैं तो पूर्ण स्वराज चाहता हूँ, पूरी स्वाधीनता चाहता हूँ। वो आज मिले, आधी रात को मिले, सवेरे तक मिल जाए, मैं इसके लिए लड़ूंगा, मैं कोई समझौता नहीं करूँ, गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया। उसके बाद ये हुआ कि सरकार ने भी तैयारी कर रखी थी। सरकार ने क्या किया कि 5 बजे सवेरे उन्होंने सारे नेताओं को पकड़ लिया, गांधी जी को अलग से गिरफ्तार किया, और वर्किंग कमेटी के जितने मेंबर थे उन सबको अलग से गिरफ्तार किया, और इनको सवेरे ही लेकर के वो चले गए अहमदनगर के किले में, जहाँ इनको जा कर के रख दिया। और गांधी जी को उन्होंने आगा खां के पैलेस में इंतज़ाम किया था, वहाँ जाके रखा है पूना में। प्रस्ताव तो था क्विट इंडिया का, भारत छोड़ो, लेकिन भारत छोड़ो के पीछे पीछे करो या मरो की भावना भी, वो सारा नेतृत्व जनता के हाथ में, जनता के हाथ में। गांधी जी ने कहा था, दिस टाइम द मूवमेंट इज गोइंग टू बी शॉर्ट एंड स्विफ्ट। तो सचमुच आंदोलन जो था वो थोड़े दिन रहा, के बाद बहुत तेजी से उठा, और तेज सन 57 के स्वतंत्रता संग्राम की शक्ल लेने लगा था। जी हाँ। इधर ऐसा हुआ कि हमने पिछले पत्र में
चाइनीज चार्ल्स डी अफेयर्स को कलकत्ते में इत्तला दी थी कि जितनी सामग्री चाइना के लिए आती है अमेरिका से युद्ध सामग्री और दूसरी सामग्री, वो युद्ध सामग्री तो यहाँ रोक ली जाती है, बाकी वार्ड वायर है और मलहम पट्टी हैं, ये चीज़ें चाइना में भेजी जाती हैं। चाइना वालों को युद्ध की सामग्री की कमी उनको हो रही थी। तो जब हमने ये भेजा उसके बाद वो मैडम चांग काई शेक वहाँ गईं और अमेरिका गईं। वहाँ उन्होंने शिकायत की कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सब कर रही है, हमको युद्ध सामग्री नहीं मिल रही है और फालतू चीज़ें हमारे पास भेजी जा रही हैं, असली चीज़ जो है जिसकी हमको आवश्यकता है वो हमको नहीं मिल रही है। तो इधर उनको ये लगा कि ये खबरें कौन देता है उनको। ऐसा हुआ कि वहाँ के चार्ल्स डी अफेयर ने चाइना के एक पत्र यहाँ लिखा एम्बेसी को अपने कि कॉन्टेक्ट मिस्टर पांडे, ही हैज़ नॉट सेंट अनदर रिपोर्ट। के बाद की प्रोग्रेस क्या है इन लोगों को। अब मिस्टर पांडे कौन है या इसकी फिक्र उनको पड़ी कि ये किसने ये रिपोर्ट, पांडे ने इनको रिपोर्ट क्या भेजी और कैसी भेजी, क्या युद्ध के संबंधी कोई रिपोर्ट भेजी, कैसी रिपोर्ट भेजी। होते होते उन्होंने सारे पोस्ट ऑफिस में छानबीन की। पोस्ट ऑफिस में छानबीन करने के बाद मालूम हुआ कि मेरे नाम पत्र आता है BN पांडे 40A हनुमान लेन और नई दिल्ली, इस पते से मेरे पास पत्र आते हैं। एक बार उन्होंने फिर क्या किया कि एक पत्र उन्होंने जो मेरे लिफाफा मेरे नाम भेजा, रजिस्ट्री का लिफाफा मेरे नाम भेजा। तो उस रजिस्ट्री के लिफाफे में उन्होंने ये किया कि कोरा कागज़ था, उसके भीतर नाम मेरा था, पोस्टमैन लेके आया और उसने मुझको वो दिया। और देने के बाद उन्होंने फौरन पुलिस वाले बाहर खड़े थे, वो आ गए, उन्होंने कहा यू आर अंडर अरेस्ट। मैं गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार होने के बाद पहले तो वो मुझको कोतवाली ले गए नई दिल्ली की, फिर लाल किले ले गए। लाल किले में एक बावड़ी है, उस बावड़ी में 10-15 सीढ़ी उतरने के बाद चारों तरफ उसके कोठरियाँ बनी हुई हैं। उन कोठरियों को उन्होंने हवालात जैसा बना दिया है और उसकी बड़ी मोटी दीवार है और उसके आखिर में उन्होंने वो सीखचे लगाए हैं कि अगर उस सीखचे में आप खड़े हो जाएं तो बाहर आसमान नहीं दिखाई देगा, सामने की कोठरी का थोड़ा हिस्सा को वहाँ ले जाके रख दिया। उसके बाद यहाँ अंग्रेज़ जो डायरेक्टर जनरल था क्रिमिनल इंटेलिजेंस का, वो हमको ऊपर उसने बुला के कहा कन्फेस। तो मैंने क्या कन्फेस? कहने लगे तुम यहाँ कितने दिन से हो, क्या करते रहे, सारी बात बताओ हमको। तो जो हम बताएं, कह लगे नहीं ये बात नहीं, असली काम तुम्हारा क्या था, तुमने क्या किया क्या नहीं किया। 4-5 दिन तक वो हमें से प्रश्न पूछते रहे और प्रश्न पूछने के बाद हमें फिर 2-3 घंटे का भेज। खाना उन्होंने हमको नहीं दिया, पानी नहीं दिया। वैसे जाड़े के दिन थे, 15 दिसंबर को मैं पकड़ा गया था, तो पानी नहीं मिले, खाना नहीं मिले, कोई बात नहीं। मुझे पकड़ा था उन्होंने, तब बुखार में पकड़ा था। उसके बाद ये हुआ कि बीच में वहाँ सिंगापुर से कुछ लोगों को, आर्मी के थे, उनको कोर्ट मार्शल करने के लिए उन लोगों को यहाँ लाया गया। तो वो लोग इनकलाब जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद कहते हुए सीढ़ियों से उतार करके अपनी कोठरियों में गए। तो मैंने आवाज़ लगा कहा, मैंने भी जिंदाबाद कहा। मैंने कहा कि आप लोग यहाँ कैसे आए? तो कहने लगे हमको सिंगापुर में गिरफ्तार किया गया और कहा कि तुम्हारी ट्रीजन की वजह से हमको सिंगापुर छोड़ना पड़ा, तुमने जापानियों को साथ दिया, तुमने वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी को काट दिया, तुमने वाटर सप्लाई काट दी, तुम जिम्मेवार हो। 600 आदमियों को हमको गिरफ्तार किया, हम लोगों को यहाँ भेजा है, बाकी लोग हिंदुस्तान के और जेलों में भेज दिया गया। हमारी सुनवाई होगी यहाँ पर। हम जानते हैं हमको जिंदा नहीं रखेंगे, वो हमको गोलियों से उड़ाएंगे, क्योंकि उनको साबित करना है कि वो अपनी कायरता से नहीं भागे हैं वहाँ से, बल्कि हम लोगों के जो उनके साथ जो कुछ किया उससे भाग के आए हैं वो। तो ये उनको साबित करना है। अब हमने भी सोचा कि हमको जो यहाँ ला के रखा गया है, तो यहाँ के जो लोग आते हैं वो सब गोलियों से उड़ाए जाते हैं, तो ये इनका भी इरादा कुछ ऐसा ही मालूम पड़ता है। इस बीच क्या हुआ कि जो डायरेक्टर जनरल था उसको एक दूसरी इंक्वायरी के सिलसिले में मद्रास जाना पड़ा। उसका चार्ज एक हिंदुस्तानी जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल था उसने लिया। दुखी अवस्था में था वो, उसका अकेला बेटा, जवान बेटा, उसकी मृत्यु हो गई थी हाल में। उसका हृदय एक दुख से भरा हुआ था और उसके मन में फिर मेरे तरफ उसको कुछ मालूम नहीं कि मैं भी नौजवान था, शायद मेरी उम्र का उसका बेटा रहा हो। मैंने उनसे पूछा कि मुझसे कहा जाता है कि कन्फेस करो, मैं क्या कन्फेस करूं, मुझसे ये नहीं बताया जाता। रोज बुलाया जाता है इंट्रोगेशन के लिए, रोज इंट्रोगेशन के लिए बुलाया जाता है।
कहने लगे देखिए आपके खिलाफ इल्ज़ाम ये है कि आपने चीनियों को जो युद्ध सामग्री के बारे में कुछ मिलिट्री सीक्रेट है वो आपने उनको सप्लाई किया है, उनका लेटर आपके नाम पड़ा गया है, उसमें यही लिखा है कि उन्होंने और कोई सूचनाएं नहीं दी, इसके पहले जो सूचना दी थी उसके बाद और क्या घटनाएं हुई वो नहीं दिया। तो मैंने कहा कि देखिए ये 1938 में एक मेडिकल मिशन कांग्रेस ने हिंदुस्तान से भेजा था, वहाँ पर डॉक्टर अटल के नेतृत्व में वो मेडिकल मिशन वहाँ गया और उस सिलसिले में कांग्रेस ने एक इंडिया चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन बनाया। जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट थे और रफ़ी अहमद कदवाई यूपी के प्रेसिडेंट थे, मैं जनरल सेक्रेटरी था। हम मीटिंगें करते थे ज़िले ज़िलों में और चाइनीज़ के साथ जापानीज़ की लड़ाई में हम उनको साधुवाद देते थे कि लड़े डटे रहो, हमारी सिंपैथी आपके साथ है। हमने उनको पहली सूची भेजी, उनको उम्मीद थी कि हम दूसरी सूची भेजेंगे, हम दूसरी सूची नहीं भेज सके, शायद उसी के लिए उन्होंने ये किया। कहने लगे तो इसकी कागजात कहाँ मिलेंगे? तो मैंने कहा कि हमारा प्रेस है वहाँ इलाहाबाद में, हम वहाँ से विश्ववाणी मासिक पत्रिका निकालते हैं और विश्ववाणी प्रेस है वहाँ पर। वहाँ आप अंदर जाएंगे तो दाहिने तरफ के कमरे में अलमारी है, उस अलमारी में ये सारे कागजात रखे हुए हैं। लेकिन अभी तो गवर्नमेंट ने प्रेस को बंद कर रखा है, ताला लगा रखा है वहाँ पर, उस पूरे मकान को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। तो वहाँ अगर आप तलाशी लेंगे तो ये मिल जाएगा। उन्होंने फ़ौरन SOS भेजा। SOS भेजने के बाद वहाँ पुलिस के लोग गए, ताला तोड़ा और अलमारी को खोला, अलमारी खोल करके वो रजिस्टर निकाला, रजिस्टर निकाल करके उन्होंने पोस्ट हेस्ट एक आदमी के ज़रिए यहाँ भेज दिया। मुझको बुलाया, बुलाने के बाद कहा कि ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड, और ये कह करके उसने फाइल क्लोज कर दी और हमको उसके बाद दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जेल भेज दिया। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जेल में हम गए तो डिस्ट्रिक्ट जेल में हम यहाँ 15 दिन के करीब रहे। अब उसके बाद ये प्रश्न आया कि हमारा वारंट तो इनके खिलाफ है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस आशय से इनके नाम वारंट निकाला था वो तो फाइल ही बंद हो गई, क्लोज हो गई और ये डिस्चार्ज हो गए वहाँ से। तो अब किसका वारंट है इनके नाम? तो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि नहीं, इनके नाम हमारा वारंट नहीं है। तो पूछा गया अच्छा यूपी से पूछो कि उनके नाम वारंट है कि नहीं है। तो यूपी ने उनको वहाँ से उनको जवाब दिया हाँ इनके नाम वारंट है और ये वारंट जब से निकला है तब से ये लापता हैं, ये फरार हो गए हैं और आप उनको यहाँ भेज दीजिए। तब हमको फिर पुलिस की सहायता से उन्होंने यहाँ से हमको वहाँ भेज दिया। पुलिस वाले यहाँ से ले गए और हमको सीधा उन्होंने नैनी जेल के फाटक में पहुँचा दिया। उनको कह दिया कि आपकी अमानत है या आप इनको लीजिए। सन 44 में जब देखा कि मैं ठीक नहीं हो रहा, मेरा वज़न पहले था 160 पाउंड, तो वो घटते घटते हो गया 95 पाउंड, 65 पाउंड मेरा वज़न घट गया। मैं बिल्कुल एक दुबला पतला हो गया। अब बुखार मेरा बराबर रहे, उतरे नहीं। तो सिविल सर्जन जो था जो वो आया, उसने एग्ज़ामिन किया हमको। एग्ज़ामिन करने के बाद ये कहा कि शुड बी ट्रांसफर टू कॉल्विन हॉस्पिटल। तो उन्होंने हमको कॉल्विन हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। उन्होंने हमारा इलाज किया, तबीयत कुछ हमारी अच्छी हुई। फिर वो सिविल सर्जन आए, उन्होंने हमको देखा, फिर हमारे जांचा परखा। उन्होंने कहा कि ये अभी इस काबिल नहीं है कि इसको फिर से दोबारा जेल भेजा जाए। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि शुड बी रिलीज्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड। तब यूपी सरकार ने फैसला किया कि अच्छा इनको रिलीज़ कर दिया जाए ऑन मेडिकल ग्राउंड। तो फिर हमें वहाँ से मेडिकल ग्राउंड पर उन्होंने रिलीज़ कर दिया। बाहर आकर के हम कई महीने बिस्तर पे पड़े रहे, बीमार रहे। जब अच्छे हुए तो फिर यहाँ एक ऐसा वातावरण चारों तरफ फैल गया था, निष्क्रिय हो गए थे लोग। जो जेल से छूट कर आ रहे थे उनका फिर दोबारा जेल जाने का कोई इरादा नहीं था। कोई स्टर आउट अपने घर से बाहर निकल के और किसी शक्ल में भी बाहर पब्लिक में आए, ये करने को तैयार नहीं थे लोग। हमने कहा कैसे काम शुरू करें। मोहम्मद अली पार्क में हम बैठ गए अपना चरखा लेकर के और एक आसन लेकर के, हमने चरखा चलाना शुरू किया अकेले। अब हम सुबह 10 बजे से लेके 4-5 बजे तक चरखा चलाते रहे हम। तो कुछ आस पड़ोस के लड़के छोटे छोटे वो भी आ गए, हमने उनको तकलियाँ दी चलाने के लिए। तो एक चरखा क्लास जैसा खुल गया वहाँ पर। अब और बहुत सी भीड़ होने लगी। धीरे धीरे फिर हमने बातचीत की। बातचीत करने के बाद हमने कहा भाई क्या ऐसे ही हम पड़े रहेंगे, कोई हम में जान नहीं आएगी। तब ये किया कि फिर हमने लोगों के दिमाग में भरना शुरू किया। इधर अंग्रेजी सेना ने, अलाइड सेना ने बल्कि यूँ कहिए कि जापान के जितने भी इलाके उन्होंने जीते थे फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया। और
तो जापानी फौज को बिन बिन के चुन चुन करके उन्होंने गिरफ्तार करना शुरू करके और कंसंट्रेशन कैंप में भेजना शुरू किया। ऐसी परिस्थिति में देश के सामने ये प्रश्न आया कि अब देश जो है वो गुलाम नहीं रह सकता, अंग्रेज़ यहाँ से जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज़ जो सुपर पावर थे उस वक्त वो घट कर उनकी हैसियत बिल्कुल दोयम दर्जे की हो गई और सोवियत रूस और अमेरिका ये कहीं उनसे उठ गए और ये एक दोयम दर्जे से नीचे पड़ गए। तो यहाँ हमारा काम भी चलने लगा, क्योंकि हमने फिर यहाँ आज़ाद हिंद वॉलंटियर कोर बनाई। उनके मन में जिज्ञासा भरी कैफियत ये हुई कि लोगों ने अंगूठे काट करके अपने रक्त से दस्तखत किया उस प्लेज पर। हमने ये कहा कि भाई किसी तरह से इनको अभी से तैयार करो, ट्रेन करो, ताकि आगे अगर कोई आंदोलन आता है, देश तो अभी स्वतंत्र हुआ नहीं है, आगे कोई आंदोलन आता है तो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से ये काम कर सकेंगे। तो जब ये खबर छपी, उस ज़माने में वर्किंग कमेटी की मीटिंग कलकत्ते में हो रही थी, तो जवाहरलाल जी गए थे उसमें। जवाहरलाल जी वहाँ से लौट के आए तो कहने लगे तुम जानते हो कि तुमने मुझे बड़ा शर्मिंदा किया लोगों के सामने। मैंने कहा मैंने शर्मिंदा कैसे किया? कहने लगे कि तुमने क्या खून से दस्तखत कराए, ये क्या पागलपन है? तो मैंने कहा कि आगे लड़ाई होने है। कहने लगे नहीं आगे लड़ाई नहीं होगी, तुम यकीन रखो अंग्रेज़ अब हिंदुस्तान में नहीं रह सकता और इसको हमें आज़ादी देनी पड़ेगी, ये आज़ादी हमें देगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप सोचते हैं ऐसा, वॉलंटियर कोर तो बनाना ठीक ही है। कहले हाँ ये बनाओ, जुलूसों का संचालन करेगी और बहुत से काम करेगी, ठीक है अपनी जगह ये ठीक है, लेकिन इस ख्याल से मत बनाओ कि इनको आगे कोई बड़ा भारी अब सत्याग्रह करना पड़ेगा या फिर करो या मरो जैसी कोई दूसरी भावना लहर पैदा होगी। वो अब लहर आने वाली नहीं है। लेकिन हमने अपना आंदोलन जारी रखा और फिर हमने शहर में एक ऐसा वातावरण बना लिया कि 200 लड़कियाँ और 500 लड़के मिल के कवायद कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो एक फ़िज़ा ऐसी हो गई कि जो मुर्दनी सी छाई हुई थी वो मुर्दनी समाप्त हो गई। तो फिर सन 47 का 15 अगस्त आया, उसमें मुझको बनाया गया, सेक्रेटरी बनाया उन्होंने। आयोजन हमने किया खूब धूमधाम से, लाखों आदमी उसमें शामिल हुए। गवर्नमेंट हाउस में जाके लोगों ने झंडा लगाया, रात को जुलूस निकले, रोशनी हुई और इस तरह से। लेकिन उसमें एक ऐसा पक्ष भी था कि हम तो रोशनी कर रहे थे, हम तो जा रहे थे, लेकिन गांधी जी दिल्ली से अंधेरे डब्बे में बैठ करके कलकत्ते की तरफ जा रहे थे, क्योंकि कलकत्ते में अंदेशा था कि फिर भीषण दंगा होगा और उसमें हज़ारों आदमी मारे जाएंगे। उनको शांत करने के लिए अपने एकता के मिशन में, शांति के मिशन में कलकत्ते की यात्रा कर रहे थे।